हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेसेट क्लासेस। हमने लास्ट क्लास में एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। सॉरी, चैप्टर का नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आपको बताया था कोई भी ऐसा काम जो हमारे देश की इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करे उसे इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा था इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोडक्टिविटी में हेल्प करे, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करे, लाइक हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, नर्सिंग होम्स, वो सब आते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था, उसके बाद क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट आपस में कैसे रिलेटेड है, उसके हमने 7 पॉइंट्स पढ़े थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारे देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे लिंक होता है बिटवीन प्रोडक्शंस ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, एक यूनिट दूसरे से लिंक करती है। तो इस तरह के 7 पॉइंट्स हमने करे थे। उसके बाद हमने पढ़ा कि इंडिया में एनर्जी कौन कौन से तरह की है। हमने 6 तरह की एनर्जी पढ़ी थी, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, और हमने तीसरी पढ़ी थी प्राइमरी और फाइनल एनर्जी। फिर हमने पढ़ा कि एनर्जी कंजम्पशन इंडिया में उसका पैटर्न क्या है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में कितनी एनर्जी लगती है, सेकेंडरी में कितनी है, और टर्शियरी सेक्टर में या अदर सेक्टर्स में कितनी कितनी एनर्जी का कंजम्पशन होता है। फिर हमने ये भी पढ़ा था इसमें कि एनर्जी जो है इंडिया में जितनी यूज होनी चाहिए उतनी यूज नहीं हो रही, उसमें लॉस हो रहा है, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को सन 2016-17 में 40,000 करोड़ का लॉस हुआ था। अब ये जो प्रॉब्लम है, अगला टॉपिक यही है कि जो हमने टॉपिक पढ़ा इसमें प्रॉब्लम्स क्या थी। 4 प्रॉब्लम थी। पहला कि हम प्रॉपर्ली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर रहे थे, दूसरा अपनी कैपेसिटी का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था, तीसरा ट्रांसमिट करते टाइम लॉस हो रहा है, और चौथा लॉस ऑफ टू द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। मैंने आपको जो अभी फिगर बताया, और वो कह रहे हैं जो प्रॉब्लम आ रही है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कोपिंग विद द चैलेंजेस ऑफ पावर जनरेशन। जो प्रॉब्लम आ रही है उसको कोप अप करना है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में जो प्रॉब्लम है कैसे दूर करी जा सकती है। नंबर 1, इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी। अपने देश की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है उसको बढ़ाएं। हमने पढ़ा था कि हमारे देश की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका कितना परसेंट यूटिलाइज हो रहा है, 60%। जो प्लांट लोड फैक्टर है कितना यूज कर पा रहा है, 60% ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो हम उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए उतनी हम जनरेट नहीं कर रहे थे। कितने परसेंटेज की शॉर्टेज थी, 2.1% की शॉर्टेज थी, जिस वजह से हमें फेस करना पड़ता था पावर फ्लक्चुएशंस, पावर कट्स। तो इनसे कोप अप करना है तो आपको सबसे पहले तो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है। नंबर 2, इंक्रीज द प्लांट लोड फैक्टर। प्लांट लोड फैक्टर बढ़ाएं, जो 60% यूज हो रहा था उसको 70, 80, 85, 90 तक लेके जाए। थर्ड, मिनिमाइज द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। तो यानी कि जो 3 प्रॉब्लम्स थी, चैलेंजेस थे, इन तीनों को खत्म करो। पहला, अपनी जनरेशन बढ़ाओ, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाओ। दूसरा, प्लांट लोड फैक्टर को बढ़ाएं। तीसरा, मिनिमाइज करें ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। फोर्थ, ये पॉइंट है, इंप्रूव सप्लाई ऑफ इनपुट टू पावर प्लांट। पावर प्लांट में जो इनपुट आ रहा है उस इनपुट को बढ़ाएं। मतलब जैसे थर्मल पावर प्लांट आप किससे ऑपरेट करते हैं बेटा, कोल। अब उसमें कोल की सप्लाई बढ़ाए, कोयला कहीं से अरेंज करें, क्योंकि उसमें इनपुट आएगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, नहीं ऑब्वियसली बढ़ा सकते हैं। तो आप क्या करें, इनपुट की सप्लाई। अगर आप कहें वाटर, वो जैसे वो होते हैं हमारे टर्बाइनर्स जो उससे चलते हैं पानी से, जिसे हम कहते हैं डैम्स बोलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े तो क्या करें, वाटर सप्लाई बढ़ाए कहीं से, वाटर सप्लाई आप कहीं से भी अरेंज करें। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट्स है ना उनमें इनपुट बढ़ाए। 3 तरीके तो शुरू के क्या बता दिए थे, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाओ, प्लांट लोड फैक्टर बढ़ाओ, ट्रांसमिशन लॉस घटाओ। फोर्थ क्या बताया, इंप्रूव सप्लाई ऑफ इनपुट टू पावर प्लांट।
देखो क्या लिखते हैं, थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया नीड्स रेगुलर सप्लाई। उन्हें क्या चाहिए? रेगुलर सप्लाई ऑफ कोल, कोल की रेगुलर सप्लाई चाहिए। इफ दिस सप्लाई इज मेड प्रॉपरली देन दीज पावर प्लांट कैन यूज अप टू फुलर यूटिलाइजेशन कैपेसिटी। तो वो पूरी तरह से यूज हो सकेंगे और जितनी हमें प्रोडक्शन चाहिए उतनी प्रोडक्शन हम जनरेट कर पाएंगे। नेक्स्ट, एनकरेजिंग प्राइवेटाइजेशन एंड एफडीआई इन पावर जनरेशन। बेटा ये तो हमें पता ही है, कह रहे पावर जनरेशन में प्राइवेट सेक्टर को लेके आओ। यही हो रहा है आज की डेट में। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है ना अपनी रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होने देता। वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे जाता है, जिसमें कहता है जितनी मेरी रिसोर्सेज है इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे। पढ़ते हैं प्राइवेट सेक्टर। हाँ जी, एफडीआई मींस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बाहर के लोगों को कहो कि हमारे यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें इलेक्ट्रिसिटी में। देखो क्या लिखते हैं, प्राइवेट सेक्टर कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन जनरेशन ऑफ पावर इन इंडिया। कह रहे प्राइवेट सेक्टर एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है पावर जनरेशन में। ऑल्सो एफडीआई यूज टू एनकरेज हाई पावर जनरेशन। और एफडीआई को भी बुलाएंगे, वो भी पावर जनरेशन बढ़ा सकती है। पता है कैसे बढ़ा सकते हैं बेटा ये लोग, प्राइवेट प्लेयर्स और एफडीआई? जो रिसोर्सेस अभी वेस्ट हो रही हैं, कैसे? ट्रांसमिशन में। हमने पढ़ा था कि तारे पुरानी है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी आएगी या बाहर की कंपनी आएगी, वो पैसा तो लगाएगी, उसे प्लांट तो लगाया मिल गया, वो क्या कहेंगे यार ये जो लॉस हो रहा है ट्रांसमिशन में, तारे बदलो। क्योंकि उनके पास तो पैसा है, उन्होंने प्रॉफिट कमाना है, तो वो इन्वेस्ट करने को रेडी है। बट वो क्या करेंगे? इन्वेस्ट करने, देखो रेट बढ़ा नहीं सकते, प्रॉफिट कमाना है एक तरीका। अपना जो लॉस हो रहा है उस लॉस को कम कर दो तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में आ जाएंगे आप। तो वो सबसे पहले ट्रांसमिशन लॉस घटाएंगे। दूसरा, जो ये पिलफरेज हो रही है, चोरी चकारी हो रही है, इसको खत्म कर देंगे। प्रीपेड मीटर शुरू कर देंगे, कर रहे हैं वो, जिससे कि जिसको जितना चाहिए भाई उतना यूज करो, लेकिन पैसे पूरे लिए जाएंगे। ये मत सोचना कि एक यूनिट भी आपकी फ्री चलेगी। तो इसीलिए वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और एफडीआई को प्रमोट कर रहे हैं, किसमें? इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में। क्लियर हो गई बात? तो आप चैलेंजेस को कैसे कवर अप कर सकते हैं? 5 पॉइंट बताए। 3 तो क्या है? प्रोडक्शन बढ़ाओ, प्लांट लोड फैक्टर बढ़ाओ, और क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन लॉस घटाओ। ठीक है। 4th हमने पढ़ा सप्लाई ऑफ इनपुट्स टू पावर प्लांट, और लास्ट हमने अभी पढ़ा एनकरेजिंग प्राइवेटाइजेशन एंड एफडीआई इन पावर जनरेशन। तो हमने एक जो चैलेंज था, इलेक्ट्रिसिटी जो सेक्टर था, इकोनॉमिक सेक्टर, उसको कवर अप कर लिया। उसके बारे में पूरा पढ़ा, क्या है वो, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्या क्या उसके नुकसान है, और उस नुकसान को कैसे कवर किया जाता है। पूरा इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर आ गया। अब हम सोशल सेक्टर, दैट इज हेल्थ के बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक सेक्टर हो गया ना पूरा, अब हम सोशल सेक्टर का पॉइंट पकड़ा इन्होंने, हेल्थ। हेल्थ मीन्स अ साउंड फिजिकल एंड मेंटल स्टेट। साउंड मतलब अच्छा, सिर्फ दिमाग का नहीं, फिजिकल भी। सॉरी, आप सबको हेल्थ का मतलब फिजिकली तो समझ आता है, पर उसमें एक हेल्दी माइंड भी आता है। तो इसलिए लिखा है साउंड फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल। इट डज नॉट सिंपली मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज। अगर किसी को बीमारी नहीं है तो क्या वो हेल्दी है? नहीं। बीमारी ना होने के बाद भी कई लोगों की जो सोचने की कैपेसिटी है वो अच्छी नहीं होती। अब सोचने की कैपेसिटी अच्छी नहीं है या दिमाग अच्छे से नहीं चलता, क्या इसका मतलब उसे बीमारी है? नो। तो कह रहे हैं यहाँ पे हेल्थ डज नॉट ओनली मीन्स डज नॉट मीन्स डिजीज फ्री। किसी को डिजीज फ्री कर देंगे तो वह हेल्दी नहीं होगा, उसको फिजिकली एज वेल एज मेंटली फिट होना पड़ेगा अगर वो हेल्दी होना चाहता है। आगे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद हेल्थ सर्विस में क्या क्या इंक्रीज आए हैं? डिक्लाइन इन डेथ रेट। पहले डेथ रेट थी 27 per 1000, यानी कि जैसी 1000 की बर्थ होती थी 27 लोगों की डेथ हो जाती थी। नाउ इट इज 6.4। अभी इतने कम, पहले 1000 में से 27 लोग मर जाते थे। 1000 की बर्थ हुई, 27 पीपल यूज्ड टू डाई। क्यों? हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, बीमार हुआ, ट्रीटमेंट नहीं मिला, मर गया। अब वो कितना हो गया? 6.4। रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। बेटा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट यानी कि जो बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, पहले थे वो 146 per 1000 में से 146, और अभी जो लास्ट आया है आप इसको नेट पे चेक करके लेटेस्ट लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का।
नेक्स्ट, राइज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पहले कितनी थी 32 years, नाउ इट इज 68 years। क्लियर? पहले सिर्फ 32 years तक इंसान सरवाइव करता था, अब वो कितना हो गया 68 years। नेक्स्ट, हेल्थ एज अ इमर्जिंग चैलेंज, कह रहे हेल्थ आज की डेट में लोगों के लिए एक चैलेंज बन चुका है। कैसे एक चैलेंज है, ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहला, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, यानी कि जो हेल्थ केयर सर्विसेज लाइक मेडिकल सर्विसेज हैं वो इक्वली सबको अवेलेबल हो रही है या नहीं हो रही? नहीं हो रही। बेटा जितनी हेल्थ सर्विसेज मिलनी चाहिए उतनी सबको इक्वली नहीं मिल रही। क्यों? प्राइवेट सेक्टर आ चुका है, प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करता है, जिस वजह से वो पुअर फैमिलीज की आउट ऑफ रीच जा रहा है, तो सबके लिए इक्वली अवेलेबल नहीं है। देखो क्या लिखता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विस इज एक्सट्रीमली अनइक्वल, बहुत ज्यादा अनइक्वल है अक्रॉस रूरल एंड अर्बन सेक्टर ऑफ द कंट्री। मोस्ट ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन अर्बन एरियाज, ज्यादातर हेल्थ केयर फैसिलिटी कहां पे है? अर्बन एरिया। शहरों में तो फिर भी है, गांव में कितनी हेल्थ केयर फैसिलिटी आज भी अवेलेबल नहीं है। क्लियर हो गई बात? पहला, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विस। दूसरा, कम्युनिकेबल डिजीजेस। आप देख रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीज जो है सोसाइटी में बढ़ती जा रही है। इसके बढ़ने का मतलब क्या है कि हेल्थ केयर अच्छी है या बेकार है? ये कोविड इसी का तो रीजन है। कम्युनिकेबल डिजीज है, कम्युनिकेबल कौन सी होती है? जो एक जने से, और ये इतनी ज्यादा डेंजरस इसलिए होगा, ये जितने भी पुराने वायरसेस आए थे सबसे ज्यादा डेंजरस क्यों है? क्योंकि इसकी आर नॉट्स जो है वो बहुत ज्यादा है। आर नॉट्स मीन्स पहले जो बीमारी आती थी वो एक पर्सन एक को कवर करता था, इतनी देर में वो ठीक हो जाता था। जितनी देर में वो, मतलब एक पर्सन एक को ट्रांसमिट करता था और वो वायरस खत्म हो जाता था, इतना लंबा ड्यूरेशन उसका होता नहीं था। इसकी जो आर नॉट्स है, आप देखते हैं 14 डेज के लिए क्वारंटाइन हो रहा है, मतलब वो वायरस 14 दिन तक उसके अंदर रहेगा। 14 दिन तक वो जितनों से मिलेगा वो आगे ट्रांसमिट करता जाएगा। तो इसके आर नॉट्स ज्यादा है, इसीलिए तो ये वायरस इतना डेडली है। तो इन्होंने भी ये लिखा कि चैलेंज क्या है कि कम्युनिकेबल डिजीजेस बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। डिजीज लाइक एड्स, HIV, SARS आर राइजिंग एंड कॉजिंग सीरियस थ्रेट टू द सोसाइटी। ये बढ़ती जा रही हैं और ये सीरियस थ्रेट्स पहुंचा रही हैं सोसाइटी को। क्लियर? पॉइंट नंबर 3, पुअर मैनेजमेंट। पुअर मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि जो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर है वो प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हो रहा। आप देखते हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, क्या वहां पे कंडीशन अच्छी है? नहीं। मैनेजमेंट बहुत बेकार है। देखो क्या लिखते हैं, देयर इज सब्सटैंशियल मिसमैच बिटवीन पर्सन्स फॉर हेल्थ केयर एंड नंबर ऑफ हेल्थ केयर सेंटर। कह रहे जितने लोग बीमार हैं और जितने हेल्थ केयर सेंटर है उसके बीच में क्या है? मिसमैच है। इतने बेड्स नहीं है जितने पेशेंट है। बिकॉज ऑफ दिस रूरल पीपल रश टू अर्बन हेल्थ केयर सेंटर। इस वजह से जो गांव के लोग हैं वो ट्रीटमेंट के लिए शहरों में आते हैं एंड बिकम द विक्टिम्स ऑफ अनऑथराइज्ड डॉक्टर। इसी वजह से वो किसके विक्टिम बन जाते हैं? अनऑथराइज्ड। आप देखते हैं हर गली में डॉक्टर दुकान खोल के बैठा है, भले ही उसे नॉलेज हो ना हो। तो जो लोग गांव से आते हैं वो जनरली क्या कहते हैं, अरे वहां पे एक डॉक्टर बैठा है उससे दिखा ले, उसकी दवाई से मुझे आराम आ गया। बेसिकली वो डॉक्टर कौन है? जो पहले केमिस्ट था, उसने छोटा सा कोई कोर्स खोल लिया, दुकान खोल के बैठ गया, नाउ ही इज अ डॉक्टर। नेक्स्ट इज प्राइवेटाइजेशन। बेटा प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अभी आपको बताया मेडिकल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर क्या होता जा रहा है, और प्राइवेट सेक्टर हमेशा क्या चाहता है? प्रॉफिट, जिससे कि ये पुअर पीपल्स को अवेलेबल नहीं हो रही हेल्थ फैसिलिटी। पढ़ते हैं, द गवर्नमेंट इज ग्रेजुअली moving towards privatization of healthcare services. Due to this, healthcare is becoming expensive and far beyond the reach of millions of Indians. कह रहे इतना महंगा हो गया कि millions of Indians इसे afford नहीं कर पा रहे। तो चारों प्रॉब्लम्स हो जाएगी हेल्थ केयर सेक्टर्स के साथ। पॉइंट नंबर 5, 2 और बचती हैं, चैप्टर को एंड अप करते हैं। पुअर अपकीप एंड मेंटेनेंस। कह रहे हेल्थ सेक्टर जो है, हेल्थ केयर सेक्टर, उसकी जो मेंटेनेंस है अच्छी नहीं है। अगर आप
पब्लिक सेक्टर में देखें यानी गवर्नमेंट सेक्टर में सरकारी हॉस्पिटल की अपकीप और मेंटेनेंस देखिए, बहुत बेकार है। वो ही सैनिटाइज नहीं करते अपने हॉस्पिटल्स को, तो पेशेंट का ट्रीटमेंट क्या कर लेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं देखते हैं कितनी सफाई है, पर वो इतना महंगा है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। देखो क्या लिखते हैं, अपकीप एंड मेंटेनेंस ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर इज वेरी पुअर। द क्वालिटी डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल इज सो ह्यूज दैट पीपल लाइक टू डिपेंड ऑन प्राइवेट ट्रीटमेंट इवन व्हेन दे नॉट अफोर्डेबल। भले ही वो उनकी अफोर्डेबल लिमिट से बाहर है, फिर भी वो कहां जाना पसंद करते हैं, प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर के जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो बहुत ज्यादा बेकार है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, पुअर सैनिटेशन लेवल। इन्होंने अलग अलग बता दिया, मैंने एक ही में बताया था कि आप मेंटेन नहीं कर रहे जिस वजह से वहां पे सैनिटाइजेशन नहीं होता। सैनिटाइजेशन का मतलब पहले तो समझाना पड़ता था, अब तो समझ आ गया होगा सबको। साफ सफाई वहां नहीं होती। देखो, सैनिटाइजेशन लेवल इज वेरी पुअर बोथ इन रूरल एज वेल एज इन अर्बन एरिया। सैनिटाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हैज टू फंक्शन। नंबर 1, टू मेक क्लीन सराउंडिंग वेयर वी लिव एंड वर्क। पहली बात तो जहां आप रह रहे हैं या काम कर रहे हैं उस एरिया को क्लीन करें, पहला काम सैनिटाइजेशन का। दूसरा, टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ सैनिटाइजेशन अमंग द मास टू एनकरेज देयर पार्टिसिपेशन अमंग अवेयरनेस प्रोग्राम। मतलब लोगों को अवेयर करें कि सैनिटाइजेशन जरूरी क्यों है, जिससे कि वो लोग भी कहीं पे गंदा ना करें। तो कह रहे सैनिटाइजेशन के 2 मकसद, पहला जहां आप रह रहे हैं और जहां आप काम कर रहे हैं वहां खुद साफ सफाई रखें, और दूसरों को अवेयर कराएं कि आप भी यहाँ पे सफाई रखने में हमें हेल्प करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो हमारे ये 6 चैलेंजेस हैं जो हेल्थ सेक्टर फेस कर रहा है, हमें इनको कोप अप करना है जिससे कि हम अपनी हेल्थ को सुधार सकें। तो चैप्टर हमारा खत्म हुआ यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।